एक लड़की अपने ससुराल से गायब हो जाती है। जब ससुराल से गायब होती है तो उस लड़की का जो पति था अपने ससुराल में फोन लगाता है, अपने ससुर से कहता है कि आपकी बेटी घर से लापता हो गई है, उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। हम लोग काफी ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही है। जब लड़की के पिता को इस बात की जानकारी होती है, काफी परेशान हो जाते हैं। वो भी खोजने का प्रयत्न करते हैं, फिर थाने में जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन उस लड़की का कहीं अता पता नहीं चल पाता है। करीब करीब 1.5 महीने का वक्त बीत जाता है। अब उस लड़की के पिता वहीं के एक महिला अफसर से मिलते हैं। मिलने के बाद रो करके कहते हैं कि बेटी, तुम भी किसी की बेटी हो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होता और तुम्हारे पिताजी ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाते तो क्या उन्हें अच्छा लगता। जब पुलिस जो महिला अफसर थी, जब इतनी बात सुनती है आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो महिला अफसर कहती है कि आप चिंता न करें, मैं आपकी बेटी को खोजने का भरसक प्रयत्न करूंगी। आप अपने घर जाइए और जितना जल्दी हो सकेगा हम उतना जल्दी ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। अब वो महिला जो अफसर थी इस मामले को थाने से उठा करके क्राइम ब्रांच को दे देती है। अब क्राइम ब्रांच की टीम बड़े शिद्दत से इस बात की जानकारी के लिए जुट जाती है कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था। अब क्राइम ब्रांच की टीम उस पता लगाने लगती है, उसके ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद लोगों से पूछताछ करती है तो एक व्यक्ति से पता चला कि वह जो जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं वो एक घर के सामने गड्ढा, उसी में दफन हो चुकी है। क्राइम ब्रांच की टीम जब इतनी बात सुनती है, गड्ढा खुदवाती है और देखती है तो उसमें उस लड़की जो थी, शादीशुदा लड़की, उसका शव मिलता है, उसका कंकाल मिलता है। क्राइम ब्रांच उसको बाहर निकलवाती है। फिर इसके बाद उस लड़की के ससुर से पूछताछ करती है तो उसका ससुर जो खुलासा करता है, आप सब जब सुनेंगे तो आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सच्ची घटना हरियाणा के जिला फरीदाबाद के एक थाना लगता है पल्ला, कॉलोनी लगती है रोशन नगर, यहीं की ये घटना है। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम भूप सिंह होता है, भूप सिंह के पत्नी का नाम सोनिया होता है। सोनिया और भूप सिंह के बीच में एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटे का नाम अरुण सिंह होता है और बेटी का नाम काजल होता है। जो बेटा था वो कपड़ों का व्यापारी था। अब 21 जून 2023 को अरुण की शादी होती है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सिकोहाबाद की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था तन्नू सिंह। तन्नू सिंह के पिता का नाम हाकिम सिंह होता है। अब तन्नू सिंह से जब शादी हो जाती है अरुण की दुल्हन बनकर के अरुण के घर में आती है, अरुण के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। ये जो अरुण था एक कपड़ों का व्यापारी था, कपड़े का उसका व्यापार था। एक दिन अरुण अपनी पत्नी तन्नू से कहता है कि अपने पिताजी से कुछ पैसे मांगो, मुझे अपना व्यापार बढ़ाना है। तन्नू जब इतनी बात सुनती है कहती है कि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है कि वो आपको पैसे दे सके। अरुण सिंह की पहले से नीयत खराब थी। ये तन्नू को पसंद नहीं करता था अरुण, और उसके घर वाले भी लोग पसंद नहीं करते थे। अरुण सोचता था कि इसके पिताजी से पैसा ऐंठ लिया जाए, फिर बाद में इसको छोड़ दिया जाए। यही सोच करके अब तन्नू से पैसा मांगता है, कहता है कि अपने पिता से पैसा मांगो। तन्नू कहती कि पिताजी के पास पैसे नहीं है। अब तन्नू के साथ मारपीट करता, झगड़ता रहता अरुण। तन्नू इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक दिन तन्नू अपने मायके चली जाती है। जब मायके जाती है कुछ दिन तक मायके में रहती है, किसी तरह से बात फिर सुलझ जाती है, आपसे समझौता होता है। तन्नू अपने ससुराल चली आती है। जब ससुराल चली आती है इसी बीच में तन्नू की माँ की मौत हो जाती है। इधर ससुराल में टार्चर होती थी, उधर माँ की मौत हो गई। ससुराल में भी परेशान रहती थी, माँ की मौत की खबर को सुन करके और ज्यादा परेशान होने लगी।
जाती है, अपने पिता के पास जाती है और रो रो करके सारी बात बताती है। पिताजी कहते हैं कि बेटी, अपने ससुराल में दिन बिताओ किसी तरह से, कभी न कभी हालात अच्छे हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो, बस इस बात को कैसे ही हो सके तो संभालो, तुम्हारा विवाह दूसरी जगह में नहीं कर पाऊंगा, अपने उसी घर में अपना जीवन यापन करो किसी भी तरह से। पिता की बातों को समझ जाती है, मान जाती है और फिर अपने ससुराल चली आती है। अब धीरे धीरे समय आ जाता है 21 अप्रैल 2025 का। 21 अप्रैल 2025 को जो अरुण था अपने पिता से बात करता है, माँ से बात करता है। इससे पहले 15 अप्रैल को इस तन्नू की मौत की प्लानिंग बना लेते हैं कि तन्नू को मार दिया जाए। 15 तारीख को जब प्लानिंग बनाते हैं तो बीच में जो अरुण था, इसके मामा के घर, उसके मामा के लड़की की शादी थी। अपनी माँ को अरुण भेज देता अपने मामा के घर, एटा में उसका ननिहाल होता है, माँ को भेज देता है, माँ मायके चली जाती है। फिर इसके बाद जो अरुण का पिता होता है भूप सिंह, अरुण से कहता है कि मैं इस लड़की की हत्या अपने हाथों से करूंगा। जब अरुण इतनी बात पिता की सुनता है, कहता है कि ठीक है। 21 अप्रैल को रात को खाना बनता है, तन्नू खाना बनाती है। घर में 4 लोग थे, तन्नू थी, अरुण था, उसके ससुर भूप सिंह और ननद काजल होती है। जब तन्नू खाना बना देती है तो जो ससुर होता है कहता है मैं खाना नहीं खाऊंगा, अरुण भी कहता है मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब खाना केवल 2 लोग खाते हैं, ए तन्नू खाती है और उसकी ननद काजल खाती है। खाने में नींद की गोली मिली हुई थी, अरुण खुद अपने हाथों से मिला दिया था। ननद खाती है खाना, काजल खाना खाने के बाद ननद अपने कमरे में जाती है, ग्राउंड फ्लोर पर सो जाती है। तन्नू भी खाना खा करके ऊपर वाले कमरे में जाती है और वो भी अपने कमरे में जाते ही बेसुध होकर के सो जाती है। इधर जब बेसुध होकर के सो जाती है तब अरुण जाता है अपनी पत्नी के पास, देखा कि वो सोई पड़ी है, तब अपने पिता के पास जाता है। पिता के पास जाने के बाद अपने पिता से कहता है कि वो बिल्कुल सोई हुई है, अब आप जाइए अपना काम कर लीजिए। अब अरुण का पिता भूप सिंह जाता है और बहू के पास जब जाता है, देखता है बेसुध अवस्था में, तब उसकी नीयत खराब हो जाती है। जब उसकी नीयत खराब हो जाती है तो अपनी बहू के साथ गलत काम करता है, उसके साथ बलात्कार करता है। फिर इसके बाद उसका गला घोट करके उसकी हत्या कर देता है। जब हत्या हो जाती है फिर इसके बाद दोनों लोग यानी पिता भूप सिंह अपने बेटे को बुलाता है। बुलाने के बाद उसके शव को उठा करके नीचे लेकर के दोनों लोग आते हैं। आने के बाद एक गड्ढा होता है, उसी गड्ढे में तन्नू को दफन कर देते हैं। जब दफन कर देते हैं फिर सवेरा होता है 22 अप्रैल को, इस बात की जानकारी तन्नू के पिता को दे देते हैं। पिताजी ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, बेटी का कहीं अता पता नहीं चलता है। फिर इसके बाद 15 जून के करीब अब वो जो तन्नू के पिता थे हाकिम सिंह एक सेंट्रल डीसीपी के पास जाते हैं। जाने के बाद उनका नाम उषा होता है, उषा देवी, उनके पास जा करके रो रो करके कहते हैं कि बेटी, अगर ये घटना आपके साथ हुआ होता, अगर आपके पिताजी ऐसे ही 1.5 महीने से भटकते तो क्या आपके पिता को अच्छा लगता। जब सेंट्रल डीसीपी उषा देवी जी इस बात को सुनती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, सांत्वना देती हैं, कहती हैं आप चिंता न करें, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपकी बेटी का पता लगाऊंगी, आप अपने घर जाइए और आप निश्चिंत होकर के रहिए, इस बात को मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं पता लगाऊंगी। अब जो पल्ला थाना होता है वहां से इस केस को उठा लेती हैं और इस केस को क्राइम ब्रांच के हाथों सौंप देती है। जब क्राइम ब्रांच को यह मामला मिलता है, क्राइम ब्रांच की टीम तुरंत तन्नू की ससुराल पहुंचती है, पता लगाने लगती है, लोगों से पूछताछ जारी करती है। फिर इसके बाद एक खुफिया व्यक्ति के माध्यम से पता चला कि जो भूप सिंह हैं उनके दरवाजे के सामने एक गड्ढा है, वो गड्ढा अप्रैल महीने में खोदा गया था।
गड्ढा क्यों खोदा गया था मुझे कुछ पता नहीं। बस इतने बात क्राइम ब्रांच को मिला। क्राइम ब्रांच की टीम अब चौकन्ना हो जाती है, भूप सिंह को पकड़ती है। पकड़ने के बाद पूछना चालू करती है कि आखिर ये गड्ढा क्यों खोदा गया था। तब तमतमाते हुए भूप सिंह कहता है कि हमारे इलाके में जितने भी घर हैं सबके सामने गड्ढा है, तो आप सबसे पूछिए ना कि गड्ढा क्यों खोदा गया है। क्राइम ब्रांच की टीम थोड़ा सख्त होती है। सख्त होने के बाद तेवर दिखाते हुए कहती है, सच सच बताओ, अन्यथा इसका खामियाजा तुम्हें अच्छी तरह से भुगतना होगा। थोड़ा सा सहम जाता है भूप सिंह। फिर इसके बाद कहता है कि एक गड्ढा सीवरेज के लिए खोदा गया था। तब क्राइम ब्रांच की टीम पूछती है कि सीवरेज बना या नहीं बना। उन राजगीरों को बुलाया जाए। राजगीरों को बुलाया जाता है, मजदूरों को बुलाया जाता है, उन राजगीरों से पूछा जाता है। तब जितने राजगीर थे बताते हैं कि ये गड्ढा खोदा जरूर गया था अप्रैल महीने में, लेकिन 2 दिन बाद देखा गया कि ये गड्ढा पटा हुआ है। मालिक से पूछा गया भूप सिंह से, तो इन्होंने कहा कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, अब विचार बदल गया है, अब बाद में सीवरेज बनवाऊंगा। हम लोग चले गए। इन लोगों ने कहा कि बस ऊपर जो है थोड़ा प्लेन कर दो, ईटा से सम कर दो। हम लोग करके फिर यहाँ से चले गए। अब क्राइम ब्रांच जब इतनी बात सुनती है, उस गड्ढा को खनवाने का काम शुरू कर देती है। जब वहीं गड्ढा खना जाता है, 10 फीट गड्ढा खना जाता है, तब तन्नू की लाश उस गड्ढे में मिल जाती है। जब वहीं लाश मिलती है, भूप सिंह को क्राइम ब्रांच की टीम गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको रिमांड पर लेती है। रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ जारी कर देती है। जब पूछताछ जारी करती है, थोड़ा सख्ती दिखाती है, तो भूप सिंह अपने जुर्म को कबूल कर लेता है और सारी बात बता देता है। अब क्राइम ब्रांच की टीम उसको कोर्ट ले जाती है। कोर्ट ले जाने के बाद फिर रिमांड पर लेती है और सारी सच्चाई उगलवाती है। जो बेटा था अरुण, वो घर से फरार था। इसके भूप सिंह की पत्नी जो सोनिया थी, लोग उसका भी हाथ बता रहे हैं कि ये जानकारी उसको भी थी, लेकिन जो बेटी काजल थी वो निद्रावस्था में सोई थी, उसे कुछ जानकारी नहीं हुई। तो उसको लोग कह रहे हैं कि इसको कुछ पता नहीं, लेकिन पुलिस उसको भी गिरफ्तार करती है, सोनिया को भी गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद सारी सच्चाई भूप सिंह से और उसकी पत्नी से उगलवाती है। उगलवाने के बाद जब सारे रहस्य से पर्दा उठता है, भूप सिंह खुद बताता है कि वो अपने बहू का गला घोट करके हत्या कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जितने लोग इस बात को सुने अवाक रह जाते हैं। गड्ढा 21 जून 2025 को खोदा गया। करीब करीब 2 महीने लग गए इस पूरे मामले की जानकारी जुटाने में। यह बात सामने आने में 2 महीना लग गया। जब इस बात की जानकारी बेटी के शव को देखते हैं तन्नू के पिता, तो उनका रो रो करके बुरा हाल होता है और पुलिस से कहते हैं कि साहब, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। मेरी इच्छा है कि कम से कम इन सबको फांसी की सजा दिया जाए। मेरी बेटी बेकसूर थी। मेरी बेटी इन लोगों का क्या बिगाड़ी थी। इन लोगों ने मेरी बेटी की हत्या करके मुझे 2 महीने तक परेशान किए। अब कोर्ट देखते हैं क्या सजा सुनाती है। अभी कहानी मैं सुना रहा हूँ, अरुण अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस भी उसको भी गिरफ्तार करेगी। कोर्ट जो भी फैसला देगी, जो भी सजा सुनाएगी, अब उनको सजा भोगना है। अक्सर लोग क्राइम करते हैं तो देखते हैं न्यूज के माध्यम से, आंखों हाल भी देखते हैं कि जो भी क्राइम करता है पकड़ा जाता है, तो भी लोग हिम्मत करके क्राइम को कर देते हैं और बेगुनाहों को मौत के घाट उतार देते हैं। खैर बाद में पकड़े भी जाते हैं, लेकिन पहले नहीं समझ पाते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, मणिपुर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।